हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 10 इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर द सर्मन एट बनारस को स्टडी करने चल रहे हैं। गौतम बुद्ध यानी लॉर्ड बुद्धा या भगवान बुद्ध, उनसे रिलेटेड है ये चैप्टर, जिसमें मैसेज भी है, लेसन भी है जीवन के लिए, लाइफ के लिए। और बनारस इंडिया का और दुनिया का सबसे पुरातन शहरों में से एक है। और सर्मन मीन्स कोई भी प्रवचन, उपदेश, जिसमें रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में हम बताते हैं जो लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल एंड ट्रेडिशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स। तो चैप्टर के मेन टेक्स्ट में एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, जो कि अब नेपाल में है। और जो इनको इनलाइटनमेंट मिला था, मतलब जिसे हम कहते हैं ज्ञान मिला था, स्पिरिचुअल नॉलेज मिली थी, वो उनको बोध गया में मिला था। और ये जो बोध गया है ये है बिहार में। वहाँ बोधि वृक्ष आज भी है, पिलग्रिमेज सेंटर बना हुआ है वो। और उसके बाद जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में है। और ये भी पिलग्रिमेज सेंटर है। 6th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और डेथ हुई उनकी कुशीनगर में। तो ये छोटा सा बायोडाटा हमने यहाँ पे लिया। और ये हम एंटर करते हैं चैप्टर में। यूज ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। सो दिस इज एक्टिविटी जो क्लास के लिए है। कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सर्मन, इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर और ए टॉक। क्या ये लेक्चर और किसी बातचीत से अलग होता है? तो हम ये कहेंगे सर्मन भी एक प्रकार का लेक्चर ही है, लेकिन ये उपदेश होता है जिसमें हम मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बातचीत करते हैं। मतलब कुछ भी लाइफ के इम्प्रूवमेंट से, लाइफ के बेटरमेंट के लिए जो कुछ भी है, जनरली इट इज़ रिलीजियस बेस्ड और सोशल ट्रेडिशनल नॉर्म्स के अनुसार होता है। कैन दिस वर्ड ऑल्सो भी यूज इन अ नेगेटिव वे। क्या हम इसे नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई जोक हो? तो हाँ, कभी कभी हम मजाक में भी कह देते हैं, जैसे एज इन माई मदर। यह एग्जाम्पल दिया गया है कि सर्मन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन इन टाइम। तो माँ मुझे समय पर काम करने का लेक्चर देती है, समय पर काम किया करो, सवेरे उठा करो, रात को जल्दी सोया करो, बड़ों को कहना माना करो, मतलब और मॉरल टीचिंग्स। तो वो भी सर्मन ही तो हैं। लेकिन जिस सर्मन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रेविटी होती है, वो है जो संत महात्मा होते हैं, रिलीजियस टीचर्स होते हैं, द रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ सोसाइटी एंड ग्रेटली एडमायर्ड एंड वर्शिप बाय पीपल। तो वो और ये लेक्चर, ये सर्मन तो डिफरेंट है ना। कि मेरा काम समय पे नहीं हुआ तो माँ ने 4 बात सुना दी, लेक्चर दे डाला। तो कभी कभी हम इसे जोक के रूप में भी यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। तो इनके मीनिंग्स हमें देखने हैं। जी हाँ, डिस्कस कर लेते हैं। अफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है कि किसी चीज़ से ग्रस्त, मतलब बैडली अफेक्टेड बाय, जैसे अफ्लिक्टेड विद पेन, अफ्लिक्टेड विद इलनेस। बी कंपोज्ड का मतलब कंट्रोल्ड इन योर माइंड, इन योर थॉट्स, शांत चित्त। डिसोलेशन, जो चीज़ वीरान हो, निर्जन हो, कोई आता जाता ना हो, डिसोलेट। और लेमेंटेशन, जब आप शोक मनाते हो। प्रोक्योर मतलब टू गेट, ट्राई टू ऑब्टेन। बी सब्जेक्टेड टू का मतलब आप किसी की अथॉरिटी पे, अंडर द कंट्रोल ऑफ समथिंग और समवन। और ये वर्ड्स हो सकता है आपको इस लेसन में मिले भी। हैव यू हर्ड ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट? नहीं भाई, सुना तो नहीं है। हु डिलीवर्ड इट? किसने इस सरमन को, इस उपदेश को दिया था? तो जी हाँ, ये तो मुझे पता है, जीसस क्राइस्ट ने दिया था। एंड हु डू यू थिंक डिलीवर्ड द सरमन एट बनारस? जी हाँ, गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा ने दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC से 483 BC के बीच में उनका जीवन काल रहा। बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ। जीवन की शुरुआत उनकी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुई, मतलब ये उनका नाम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, जो मैंने बताई दिया आपको जन्म कहाँ हुआ था। एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। तो उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेजा गया। द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, तो उस वक्त जो भी शिक्षा की व्यवस्था थी, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, तो उन सब के लिए इन्हें भेजा गया। एंड 4 years लेटर, लगभग 4 साल बाद, ही रिटर्न होम, वो घर लौटे टू मैरी अ प्रिंसेस। तो भाई उनके लिए प्रिंसेस चुनी जा चुकी थी जिसके साथ उन्हें विवाह करना था। तो 4 साल बाद लौटे, यानी 16 years की एज में ही विवाह हो गया होगा। दे हैड अ सन, एक बेटा था उनके। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। लगभग 10 साल तक वो राशि ठाट बाट के साथ उन्होंने जीवन जिया। बिफिटेड का मतलब विच बेस्ट सूटेड। तो बिफिटेड रॉयल्टी मीन्स जो किंग, क्वीन, राजघराने से रिलेटेड जो भी उनकी लाइफ होती है, तो उस लाइफ को उन्होंने जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 साल की उम्र में, द प्रिंस यानी सिद्धार्थ
हेयर टू फोर का मतलब होता है कि बिफोर दिस टाइम, यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय के पहले। हेयर टू फोर यानी अब से पहले, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया में जो भी दुख, परेशानी, वेदना, तकलीफ जिसे मनुष्य को सहन करना पड़ता है, वो सहन करके खुश नहीं होता। तरह तरह की बीमारियाँ, कठिनाइयाँ, चिंताएँ, गरीबी, तमाम दुख दर्द हैं इस दुनिया में, तो सफरिंग्स हो गई। शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम, से रक्षा की हुई, से बचाया हुआ। तो अभी तक उन्हें शील्ड किया हुआ था कि उन्हें दुनिया की सफरिंग्स के बारे में जानकारी नहीं थी। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन, तो शिकार के लिए निकले थे। कहीं कहीं कहा जाता है कि वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए निकले थे। एनी हाउ, जब वो शिकार के लिए निकले, जैसा कि बुक में लिखा गया है, चांस्ड अपॉन का मतलब होता है कि प्री प्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी मीटिंग हो जाए, किसी से मुलाकात हो जाए, यू कम अक्रॉस, यहाँ मीनिंग दिया भी गया है। तो हुआ क्या कि उन्होंने देखा रास्ते में एक सिक मैन को, बीमार व्यक्ति को। देखिए यहाँ इसके पहले में आपको पता भी होगा, नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता दूं कि इनकी जब कुंडली दिखाई गई तो ज्योतिषियों ने ये बताया कि ये बहुत ही प्रतापी, या तो राजा हो सकते हैं या बहुत बड़े संत हो सकते हैं। तो भाई राजा तो यही चाहेगा कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी बने, लेकिन अगर इन्हें संत बनने से रोकना है तो इन्हें दुनिया के जो भी दुख दर्द है उनसे दूर रखना पड़ेगा। मतलब इन्हें हमेशा प्रसन्न चित्त और प्रसन्न जीवन, सुखी जीवन ही जीने दिया जाए, तो शायद इनका दुखों से सामना ना हो और ये राजा बने रहें। तो इसलिए पूरी व्यवस्था की गई थी कि इन्हें पता भी न चले कि दुख नाम की चीज़ क्या होती है, कष्ट क्या होता है, पेन क्या होता है। ही शुड नो ओनली लग्जरी, हैप्पीनेस, मर्थ एंड एन्जॉयमेंट। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो एक दिन ये हुआ, उसके बाद देन एन एजेड मैन, फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, फिर एक शव यात्रा उन्होंने देखी, मतलब डेड बॉडी को ले जाते हुए लोगों को देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क, अंत में उन्हें एक सन्यासी मिला, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भीख मांगकर जीवन बिता रहा था। दरअसल ये 4 साइट्स हैं जो वो देखते हैं और उसके बाद उनके जीवन में चेंज आना शुरू होता है, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाता है। दीज साइट्स तो मूव्ड हिम, इन दृश्यों को देखने के बाद मूव्ड हिम का मतलब ही वॉज ग्रेटली अफेक्टेड एट हार्ट दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड। तो उन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे दुनिया में बाहर निकलना है। एंड किस लिए निकलना है? टू सीक का मतलब होता है कोई चीज़ तलाशना, उसे पाने की कोशिश करना। इनलाइटनमेंट, मैं ज्ञान अर्जित करूँगा। ज्ञान का मतलब नॉलेज का मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होगी। तो क्या इनलाइटनमेंट चाहते थे, क्या ज्ञान चाहते थे? कंसर्निंग द सॉरोज, जो भी दुख है, जो उन्होंने देखा इस दुनिया में जो दुख है, क्योंकि वो सारथी से पूछते भी हैं सबके बारे में कि क्या है, इसे क्या हुआ है, तो बताता है। और ये पूछते भी हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मैं भी किसी दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, एक दिन मेरी भी शव यात्रा निकलेगी। तो जब उत्तर हाँ में मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आदमी दुखी क्यों होता है मन में? तो वो उसका ज्ञान अर्जित करना है, सत्य पता लगाना है। कंसर्निंग मीन्स से रिलेटेड। ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने देखा था। तो जो कुछ भी उन्होंने देखा था, आखिर उसके पीछे का राज क्या है वो पता लगाना है। दैट इज़ इनलाइटनमेंट, दैट इज़ स्पिरिचुअल नॉलेज। क्योंकि दुख, तकलीफ, दर्द, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों दुख होता है, क्यों हम बेचैन होते हैं, तरह तरह के प्रश्न जो हैं वो फिजिकल एग्जिस्टेंस से परे हैं। दे आर नॉट टेम्पोरल, दे आर नॉट टेंजिबल, दे आर इनटेंजिबल, स्पिरिचुअल इन एसेंस। तो उसका ज्ञान उन्हें प्राप्त करना था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। कुछ लोग कहते हैं वो फिग ट्री था, लेकिन यहाँ पर पीपल ट्री है। तो अंत में वो पीपल ट्री के नीचे मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। वेयर ही वाउड टू स्टे, जहाँ पर वो प्रण करते हैं, मतलब प्रतिज्ञा करते हैं टू स्टे, कि वो वहाँ पर इसी हालात में रहेंगे अनटिल इनलाइटनमेंट केम, जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मतलब उन्हें ये नहीं पता चल जाएगा कि दुखों के पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, और इससे मुक्ति का, यानी इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद उन्हें वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी उन्हें एहसास हुआ ट्रुथ। एंड ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और फिर उसका नाम रखा बोधि ट्री, जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान हुआ था। यानी उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। अब बोधि ट्री को मतलब ट्री ऑफ विजडम, और जब बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है तो ही इज़ अ मैन अवेकेंड और इनलाइटेंड, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। वैसे यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वो भटकते रहे 6-7 साल तक, और कहा जाता है कि 29 years की उम्र में शायद वो निकले थे, और उनके साथ 6-7 लोग और शिष्य थे जो उनके साथ तप करते थे। और कहा जाता है कि उन्हें सबसे पहले बताया गया किसी ने
जो इनको गाइड किया कि सेल्फ डिनाइल मोड में जाइए, मतलब इतना अपने आप को तपा दीजिए, मतलब चीज़ों को नेगेट करना शुरू करिए, हमें दुनिया का कोई भी सुख नहीं लेना है। और कहते हैं कि उन्होंने इतना अपने आप को तपाया कि वो सुख के कांटा हो गए, लेकिन फिर अंत में उन्हें कुछ बचपन के दिन याद आए, फिर उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। फिर वो ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं कि कोई कुंवारी वहाँ पे आती है, वो उन्हें कुछ खाने के लिए देती है, शायद खीर, और वो उसको खा लेते हैं। तो उनके साथ जो लोग थे वो कहते हैं कि आपने तो अपना प्रण तोड़ दिया और अब आप संत कहाँ रहे, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। गौतम बुद्ध बाद में ये एहसास करते हैं कि ना वी शुड नॉट इंडल्ज इन लग्जरी नॉर इन पॉवर्टी, बीच का पाथ हमें अपनाना चाहिए, ना बहुत गरीबी में जीना चाहिए, ना बहुत आनंद का जीवन जीना चाहिए, वैभव का जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए फिर वो मेडिटेशन में जाते हैं और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे 7 डेज लिखे हैं, इन डेज में भी डिफरेंस मिलता है, अलग अलग दिन पढ़ने को मिलते हैं। तो जब उन्हें एहसास हो जाता है, देन बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, तो जो भी उन्हें समझ में आया, उन्हें ज्ञान हुआ, उसे फिर वो लोगों के साथ बांटना चाहते थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और तब उन्हें लोगों ने बुद्धा कहना शुरू किया, मीन्स द अवेकेंड और द इनलाइटेंड। यह है बुद्धा का मीनिंग, यानी बुद्ध का मीनिंग। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, पहला जो उन्होंने सरमन दिया, उपदेश दिया जीवन को लेकर, जो भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो बनारस शहर में दिया। और कहाँ दिया था? सारनाथ में, मोस्ट होली ऑफ द टिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। तो गंगा नदी बहती है बनारस से, और गंगा नदी तो कई शहरों से होकर बहती है, लेकिन सबसे फेमस अगर कोई डिपिंग प्लेस है, मतलब जहाँ पे डुबकी लगाते हैं लोग गंगा में, यहाँ पे लिखा है बेदिंग प्लेस गंगा की, तो वो है बनारस, जहाँ पर दुनिया भर के देश के लोग आते हैं। वहाँ गंगा के घाट पर बैठकर नज़ारा देखते हैं। पुरातन नगरी, कहते हैं कि ये होली सिटी है, और कभी कभी तो कहा जाता है कि इससे ओल्ड सिटी कोई दुनिया में है ही नहीं है। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर, और वो जो सरमन यानी जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जो जाना जाता है, वो आज भी यहाँ पे रखा गया है सुरक्षित, और लोगों को दिया जाता है जब वहाँ जाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और उस ज्ञान से पता चलता है, मतलब इट शोज दैट बुद्धा यानी बुद्ध का क्या ज्ञान था, बुद्धा की बुद्धत्व की झलक मिलती है इसमें, रिफ्लेक्ट्स अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मतलब होता है कि जो हमारी समझ के परे हो, मिस्टीरियस, जस्ट बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ सफरिंग। तो भाई सफरिंग क्यों होती है, कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, ये सब ज्ञान तो हमारे से परे है ही है, लेकिन इनको हुआ था ज्ञान, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जिसे हम नहीं समझ सकते, वो बुद्धा को पता था, और गौतम बुद्ध ने वही अपने सरमन में बताया था। नीचे एक किस्सा दिया गया है, कहानी है जो बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई है, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी का सिर्फ एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो जाती है। किस्सा गौतमी बहुत धनी परिवार से थी, ऐसा नहीं कि किसी गरीब परिवार से थी, लेकिन पैसा अलग है और पुत्र अलग। इन हर ग्रीफ, वो बहुत दुखी होती, इतना दुखी हो जाती है कि सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, कि वो अपने बच्चे को अपने साथ अपने गोद में लिए अपने पड़ोसियों के पास यहाँ वहाँ भटकती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा मांगती है, उनसे कहती है इसका इलाज क्या है, मेरे बेटे को जिला दो, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। एंड द पीपल सेड, लोग कहते थे, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, अरे ये तो अपना दिमाग ही खो बैठी है, इसकी समझ ही पता नहीं कहाँ चली गई, ये तो पागल हो गई है। अरे द बॉय इज डेड, ये मर चुका है, और कोई भी मरा व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं होता। लोग जानते हैं, शायद वो भी जानती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुत्र के प्रेम में पागल है। एट लेंथ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग कि इन द एंड, अल्टीमेटली, किस्सा गौतमी मेट अ मैन, तो उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है, रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो शायद कुछ समझदार था, वाइज पर्सन था, वो समझ जाता है कि इसकी क्या हालत है, तो वो जवाब देता है उसकी रिक्वेस्ट का, जब उससे कहती है कि मुझे ये मेरे बेटे का इलाज चाहिए। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, अभी हम यू यूज़ करते हैं इसकी जगह, कि आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन, और हम इसे तुझे कहेंगे, मतलब मैं तुझे मेडिसिन तो नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, दाई मतलब योर, तेरे बच्चे के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन, लेकिन मैं एक डॉक्टर जानता हूँ, मतलब इलाज करने वाला, यहाँ पे डॉक्टर हम कह दे रहे हैं, हु कैन, जो मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, गर्ल शायद इसलिए यहाँ लिखा गया है क्योंकि जिस व्यक्ति से मुलाकात हुई होगी वो उम्र में काफ़ी बड़ा रहा होगा। प्रे टेल मी, ईश्वर के लिए मुझे बता दो, सर श्रीमान, हु इज इट, कौन है वो जो मुझे मेरी दवा दे सकता है, इलाज कर सकता है, औषधि दे सकता है, जो मेरे बेटे को जिला दे, मेरा बेटा आंखें खोल दे। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के पास जाओ। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था, द बुद्ध,
किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा। रिपेयर्ड फ्रेज है, रिपेयर टू मीन्स कि टू गो टू ए पार्टिकुलर प्लेस। तो फिर वो गई बुद्धा के पास एंड क्राइड, और रो के बोलने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे प्रभु, हे मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे का इलाज कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, तो वो खुशी के मारे झूम उठी कि ये तो मैं ला के दे ही सकती हूँ। प्रॉमिस टू प्रोक्योर, तो उसने वादा किया कि मैं ला के दूंगी। टू प्रोक्योर यानी उन्हें प्राप्त करूंगी, ढूंढूंगी, ला के दूंगी। द बुद्धा एडेड, तो बुद्धा ने फिर उसमें और वाक्य जोड़ा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, यानी कंडीशन जोड़ दी कि ये जो मुट्ठी के दाने तुम लेके आओगी सरसों के, वो उस घर से होने चाहिए वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी भी बच्चे का देहांत ना हुआ हो, मृत्यु ना हुई हो, किसी हस्बैंड की मृत्यु ना हुई हो, किसी माँ बाप की मृत्यु ना हुई हो, ना किसी मित्र की मृत्यु हुई हो, मतलब वहाँ पे डेथ ना हुई हो इन लोगों की। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, पुअर किसा गौतमी ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ऐसा घर, तो घर से इधर से उधर घर घर वो दौड़ती रही। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोग उस पर दया खा जाते थे और कहते थे, हेयर इज ए मस्टर्ड सीड, ये लो, आसानी से उसे एक मुट्ठी दाना देते थे, टेक इट, ये लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन वो कंडीशन रखती थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था ना, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर, क्या आपके यहाँ कोई बेटा, बेटी, पिता, माता, क्या किसी का देहांत आपकी फैमिली में हुआ है? दे आंसर्ड हर, तो वो जवाब देते थे, अलास उफ द लिविंग आर फ्यू, जो जीवित हैं वो तो कम हैं, बट द डेड आर मैनी, और जिनकी डेथ हो चुकी है वो तो बहुत सारे हैं, मतलब कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, हमारे पूर्वज सब आज कहाँ हैं हमारे साथ, हम तो कुछ ही लोग जीवित हैं अपनी पीढ़ी में। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपर ग्रीफ, अरे तुम इस तरह से प्रश्न पूछ के हमारे दुखों को ताज़ा क्यों करती हो। एंड देयर वॉज नो हाउस बट, और कोई भी घर ऐसा नहीं मिला, बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर कोई भी किसी का प्यारा जिसकी डेथ ना हुई हो। यहाँ पे बट का एक कंस्ट्रक्शन है ग्रामेटिकल, जैसे कि आप ये कहना चाहें कि वहाँ पे सब प्रेजेंट थे, बस वो नहीं था, तो ऑल वर प्रेजेंट बट ही, तो यहाँ थोड़ा नेगेटिव सेंस निकलता है, बट ही मतलब वो नहीं था, बाकी सब थे। तो उसी प्रकार से देयर वॉज नो हाउस, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी भी बिलवेड की डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी, थक गई बेचारी, होपलेस, निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, वही सड़क के रास्ते के किनारे बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर में जो लाइट जल रही थी उन्हें वो देखने लगी। देखिए उस वक्त बिजली नहीं थी, लेकिन लोग लालटेन दिए का इस्तेमाल करते थे और मसाले जला करती थी रोशनी के लिए, तो इसका मतलब शाम हो गई, बेचारी टहलती रही यहाँ से वहाँ, कोई घर ऐसा नहीं मिला। एज दे फ्लिकर्ड अप, अच्छा मसाल क्या है, हवा में फ्लिकर करेगी, मतलब लपटें उठेंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर उठेंगी, तो फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो कभी लपटें ऊंची उठती थी, कभी बुझती नजर आती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फिर वो जब उनका तेल यानी जो भी फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मसाल भी ख़त्म हो जाएगी, पूरी रात तो जला नहीं करती थी। तो एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रेन मतलब शासन, यानी चारों तरफ रात्रि का शासन हो गया, यानी रात हो गई, अंधेरा हो गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वो बैठी बैठी सोचने लगी मनुष्य का कैसा भाग्य होता है, दैट द लाइफ फ्लिकर, उनका भी तो जीवन फ्लिकर करता रहता है, अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर एक दिन बुझ जाता है, यानी बर्थ और उसके बाद बर्थ समझ लीजिए कि लाइट जलती है, फिर जीवन भर वो फ्लिकर करती रहती है, अप्स एंड डाउन होते हैं, यानी जर्नी है लाइफ की, और एक दिन डेथ हो जाती है। उसे सारा ज्ञान हो रहा है, उसे एहसास हो रहा है, नाउ शी इज एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, फिर वो खुद सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी, अपने बच्चे जिसकी डेथ हो चुकी है उसे जिलाने की कोशिश कर रही थी। अरे डेथ इज कॉमन टू ऑल, अरे मृत्यु तो सबको मिलनी है एक दिन, कौन है जो मृत्यु के ग्रास से बचा है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन जहाँ कोई आता जाता ना हो, वैली मतलब घाटी, तो वैली ऑफ डिसोलेशन का मीनिंग यहाँ दिया है कि एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, तो इस दुनिया के लिए आया है कि फिर भी इस दुनिया में जहाँ पे दुख ही दुख है, कोई खुशी नहीं है। ऐसा इसलिए मान के चलिए कि अगर कोई खुश भी होता है तो कब उसे दुख आ जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिससे हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उसी से हमें सबसे ज़्यादा दुख भी मिलता है, जिससे हमें कोई खुशी नहीं मिलती उससे हमें दुख भी नहीं मिलता। तो वो सब उसको एहसास हो रहा है कि इस दुखिया संसार में जहाँ पर मृत्यु
अटल है, होनी होनी है। फिर भी इस दुखिया संसार में देयर इज़ अ पाथ, है एक मार्ग, है एक रास्ता, एक रोड है दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो उसे अमर कर सकती है, डेथ से परे कर सकती है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, लेकिन कब? उस व्यक्ति के लिए जो अपनी सारी स्वार्थ भावनाएं छोड़ दे, मतलब वो डिज़ायर परे हो जाए, कोई आकांक्षा उसके मन में ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, मिले कुछ ना मिले। मान लीजिए कोई करोड़पति है, अरबपति है, अब वो जा रहा है और मान लीजिए 100 का नोट गिर गया और किसी ने कहा अरे भाई साहब आपका 100 का नोट गिर गया। गिरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, तमाम पैसा है। दिस एटीट्यूड आपको क्या करती है? डिटैच करती है, आपको मुक्त करती है। अटैच तो ले लेता, डिटैच कोई मतलब नहीं। कोई मतलब जब आपको नहीं रहता कुछ भी, किसी भी दुनिया के किसी भी सुख से, किसी भी चीज़ से, यानी अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, अगर ऐसी स्थिति आती है देन वो मरकर भी अमर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बर्थ और डेथ ये तो सबकी कॉमन है, जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी होगी। जो बीच की जो जर्नी है ना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही जर्नी लोगों के इतिहास में अमर कर देती है। हो सकता है आपको आपका परिवार भी याद ना करे, और हो सकता है आपको पूरी दुनिया याद करे। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो रास्ता जो आप तय करते हो ना, इसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि हिस्ट्री है ना, वो आपकी जात नहीं देखती, आपका धर्म नहीं देखती, आपका कर्म देखती है, आपके डीड्स देखती है, और तब आपको याद करती है, अच्छे बुरे दोनों रूप में। तो मेरी तो टीचिंग यही रहेगी कि इसी पर ध्यान दो, आज से ही ध्यान दो। और कैसे इस रास्ते को आप महान बना सकते हो? लव, अफेक्शन, जनरसिटी, हेल्पिंग नेचर एंड यस ऑनेस्टी। जब आप सबके प्यारे होगे तो निश्चित है आपको कौन याद नहीं करेगा आपके ना होने पे। दे विल मिस यू। द बुद्ध सेड, अब उसे पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पहुंचती है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। कहते हैं कि जो भी लोग इस मरणशील शरीर के लिए इस दुनिया में हैं, मतलब सभी हैं मॉर्टल्स, मरेंगे एक दिन इस दुनिया में, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, तो उसका जीवन यानी लाइफ ऑफ मॉर्टल्स हमेशा परेशानियों भरा रहता है, और वो छोटा जीवन होता है, कंबाइंड विथ पेन, और जीवन में उसको पेन मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। देखिए, अगर आपकी इच्छाएं पूरी भी होती है ना, फिर भी आप बेचैन रहते हो। मैं गालिब का एक शेर कभी कभी पढ़ देता हूँ ट्यूटोरियल्स में कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। यानी कि हर डिज़ायर ऐसी लगती थी कि किसी तरह ये पूरी हो जाए बस, ये इच्छा पूरी हो जाए बस, उसके बाद और इच्छाएं आ जाती थीं। इस तरह से कई इच्छाएं पूरी हुई, उसके बावजूद भी लगता है जैसे कम पूरी हुई, और एक दिन आदमी मर जाता है इसी तरह बेचैन। लेकिन इफ़ यू आर हैव सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस देन यू आर फ्री। क्योंकि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो कहते हैं कि 3 प्रकार का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। एक तो उन्हें पास्ट लाइफ के बारे में जानकारी हुई थी अपनी भी, और लॉज ऑफ कर्मा यानी कर्म क्या है उसका ज्ञान हुआ था, एंड ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स वर्ल्डली अटैचमेंट्स, मतलब वो मुक्त हो चुके थे, ये उन्हें एहसास हुआ था। और ऐसे लोग अपना जीवन अपना नहीं समझते, हमेशा दूसरे को समर्पित कर देते हैं। और फिर उन्होंने जो सरमन दिया, उसमें उन्होंने जो टीचिंग्स दी, उसमें उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए और 8 नोबल पाथ्स बताए थे। लेकिन खैर वो हम यहाँ छोड़ रहे हैं। तो फॉर देयर, क्योंकि वो कारण बता रहे हैं, फॉर देयर जो इन्होंने यहाँ बताया कि लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। क्योंकि कोई तरीका नहीं है, कोई साधन है ही नहीं है कि जिनका जन्म हुआ है कैन अवॉइड डाइंग, वो मृत्यु से बच सके, डेथ से बच सके, कोई तरीका नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, एक दिन वो ओल्ड एज को प्राप्त होंगे, एंड देन देयर इज डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। ऑफ सच अ नेचर का मतलब यही स्वभाव है लिविंग बींग्स का। इसमें कोई भी प्राणी हो इस दुनिया में, खाली मनुष्य के लिए ही नहीं, एवरी क्रीचर हैज़ टू पास दिस फेज। इस साइकिल पूरी करनी ही करनी है, बर्थ और उसके बाद डेथ। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, तो पेड़ में कोई फल है अगर वो पक जाता है तो गिर जाएगा, जल्दी हमेशा खतरा बना रहता है, टपक पड़ेगा। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज, इसलिए मॉर्टल्स यानी मनुष्य जो मरणशील है, एक दिन इस दुनिया से जाएगा, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उन्हें हमेशा मृत्यु का साया उनके सामने मंडराता रहता है। यानी कि व्यक्ति पल पल अपने मृत्यु को याद करता है, उसे डर बना रहता है, एक फियर उसके मन में हमेशा रहता है अनहोनी का। और शायद इसी वजह से
यहीं से कहीं ना कहीं गॉड का कंसेप्ट निकल कर आता है। एनीवे, यहाँ मैं अपने ओपिनियंस नहीं देने बैठा हूँ। एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पॉटर, देखिए समझा रहे हैं, एज ऑल अर्दन वेजल्स, जिस प्रकार से हर मिट्टी का बर्तन मेड बाय द पॉटर, जिसे कुम्हार बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, एक दिन वो मिट्टी का बर्तन टूटता जरूर है। अब टाइम लगे, कोई पहले कोई जल्दी, लेकिन टूटेगा जरूर। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी प्रकार से मॉर्टल्स यानी मरणशील हम प्राणियों का भी जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो जवान हो चाहे वो एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो बेवकूफ़ हो चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब डेथ की पावर के सामने नतमस्तक है। मीन्स ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ। देखिए सब्जेक्टेड टू आ गया ना, सब्जेक्टेड टू डेथ मतलब सब मौत के अधीन है, कोई इससे बच नहीं सकता। हम कह सकते हैं इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ऑल मॉर्टल्स, ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ, और जिनके ऊपर डेथ हावी हो जाती है, मतलब मृत्यु उनके ऊपर हावी हो जाती है, आ जाती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन छोड़ के चले जाते हैं, डिपार्ट द लीव। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यानी आपसे जुड़े हुए होते हैं, बाय रिलेशन बाय बर्थ यानी बाय ब्लड, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकते, अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकते। दो लोग आपस में प्यार करते हैं, मैरिज कर लेते हैं, हस्बैंड चला जाए या वाइफ चले जाए पहले, रिलेशंस टूट जाएगा। मार्क मतलब ध्यान रहे, ध्यान रखो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, हालांकि किसी की डेथ पर जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो देखते हैं उसको, बॉडी को, शोक मनाते हैं और बहुत गहरे तक शोक मनाते हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, उसके बावजूद भी एक करके सारे मॉर्टल्स इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव्स हैं ये भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ऑक्स है उसे स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, यानी कसाई घर भेज दिया जाता है, जहाँ उसको मार दिया जाता है। या तो अपनी मौत खुद मरेगा या लोग उसे खाने के लिए, उसके मीट के लिए उसको मार देंगे। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए पूरा का पूरा संसार अफ्लिक्टेड, ग्रसित है, मतलब इज सफरिंग बैडली विद डेथ एंड डिके। इस दुनिया में मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, और डिके, कोई भी चीज़ हमेशा क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है, घिस रही है, कम होती चली जा रही है, डिकेइंग। तभी तो एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी बॉडी में 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद, फिर 50 साल बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे डिके ही तो होती रहती है, यानी पुरानी होती रहती है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें सत्य हैं। जब हम जानते हैं ऐसा है तो क्यों परेशान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमें मालूम है कि हम यहाँ गए थे कल और यहाँ गड्ढा था, देखिए गिरते गिरते बचे थे, आज फिर जा रहे हैं तो हम यहाँ से बगल से जाएंगे, हम जानबूझ के कूदेंगे नहीं इस पर, इतनी तो बुद्धि है ना हमारे। तो देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान है, जो अपने माइंड का यूज़ करते हैं, वो दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के जो टर्म्स हैं कि बर्थ के साथ डेथ जुड़ी हुई है, बना है तो वो बिगड़ेगा, जन्मा है तो मरेगा, जो फरा है वो झरेगा, मतलब पेड़ पे लगा है, फल लगा है, वो गिरेगा एक दिन। ये सारे नियम जो व्यक्ति जानता है, बुद्धिमान है, वो दुख नहीं मनाता। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से ना दुख मनाने से विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसे दिमाग की शांति मिलेगी, उसे दिल को शांति मिलेगी, नहीं होता ऐसे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उल्टे क्या होता है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द और बढ़ेगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और बॉडी और सफ़र करेगी। देखिए बुद्धिमान मनुष्य तो इससे परे हो जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि 99.99% लोग तो नॉर्मली मॉर्टल ही रह के जीवन बिता देते हैं। बहुत ही कम इस तरह के वाइज होंगे जो यहाँ पे बातचीत की जा रही है, वो तो सिर्फ बुद्ध जैसे ही लोग हो सकते हैं जिनको ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। यानी हम जानते हैं कि गड्ढा है, दुख दर्द ये सब होना ही होना है, फिर भी हम सब कूदते रहते हैं, दुनिया की माया में फंसे रहते हैं। ये चीज़ मिली है तो एक दिन हमसे छूट जाएगी, लेकिन फिर भी उसको पाने के लिए परेशान रहते हैं। हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और फिर वो बीमार होगा और उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, जीवन मुरझा जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, और इतना करने के बावजूद भी, इतना रोने के बावजूद भी, डेड आर नॉट सेव्ड, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या मृत्यु होनी है, नहीं बचाया जा सकता। बाय हिज लेमेंटेशन, चाहे वो कितना ही शोक क्यों ना कर ले। ही हु सीक्स पीस, जिसे शांति की तलाश है, सो ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लमेंटेशन, तो उसे क्या करना चाहिए, यानी यहाँ मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, द पाथ ऑफ सेल्वेशन, कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इस बेचैनी से।
ड्रॉ आउट यानी उसे निकाल कर बाहर कर देना चाहिए, एरो ऑफ लेमेंटेशन, शोक के एरो को बाहर कर देना चाहिए। यानी जो शोक का कांटा आपको हमेशा चुभता रहता है, आपके दिल में दुख का कांटा चुभता रहता है, किसी के जाने पे जो आप शोक मनाते हो, उसके गम मनाते हो, उसके ना होने का, जो चीज़ खो जाती है उसको, उस कांटे को निकाल कर बाहर कर दो, अपने माइंड से बाहर कर दो। क्योंकि जब कांटा चुभ जाता है आप उसे निकाल देते हो तो आराम मिलता है। ठीक उसी तरह निकाल के बाहर करो। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, मतलब एरो ऑफ लेमेंटेशन यानी शिकायत नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें निकाल कर बाहर कर दो। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, और जिसने ये कांटा निकाल के बाहर कर दिया, यानी ये दुखों के तीर बाहर कर दिए, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, और जो मन से शांत हो चुका है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसका ही मन शांत हो सकता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, जो सारे दुखों पे विजय प्राप्त कर चुका है, बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वही दुख से मुक्त हो सकता है, वही दुख से परे हो सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, और जो इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, दुखों से अपने आप को परे कर लेता है, मन को शांत कर लेता है, होने और ना होने दोनों की स्थिति में वो हमेशा बराबर महसूस करता है, आता है तो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति ब्लेस्ड है, यानी उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ही इज़ ब्लेस्ड बाई गॉड। लेकिन कौन ऐसे मिलेगा? बहुत ही कम है। बड़े बड़े संत महात्मा भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो वो तो सिर्फ बुद्ध जैसे ही लोग हैं जो इस तरह के ब्लेस्ड हैं। इस सोर्स है बेटी रेंसॉ, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975, तो ज़्यादा पुराना तो नहीं है। तो इसका मैसेज क्या है इस चैप्टर का, वो ऑलरेडी हम पूरा मैसेज इसमें पढ़ रहे थे कि बुद्ध ने सैल्वेशन का मार्ग, मुक्ति का मार्ग बताया है कि इस दुनिया में शोक हमेशा रहता है, शोक से परे कोई नहीं है, मृत्यु जरूर होगी, जो चीज़ आपको मिली है वो खोएगी जरूर, जो आप बनाते हो बिगड़ेगी जरूर, आप जिसे हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो सकता है या तो आप उसे छोड़ के चले जाओगे या आपको छोड़ के चली जाएगी। तो इसलिए जब आप इन्हें जानते हो तो इनके चक्कर से परे रहो, सिर्फ अपना कर्म करो, जैसे गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपको मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो वाइज मैन कम से कम दुखी नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम स्लीप में होते हैं, सो रहे होते हैं, जब तक नहीं जागते हैं तब तक हमारे आसपास कौन बैठा है, क्या हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने नींद में ही मस्त रहते हैं। लेकिन नींद में भी खलल है, ड्रीम है, अगर वो भयानक है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी स्लीप की कंडीशन हमें और चीज़ों से तो दूर रखती है। और इसीलिए जीवन में आप बिना सोए रह नहीं पाते। एक नियम है कि आंखें आपकी भर आएंगी, आपको सोना ही सोना है। अगर जिस व्यक्ति को नींद ना आए, सोचिए उसका जीवन कितना हराम हो जाएगा, और शायद वो ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाएगा। तो नेचर ने भी अपने लॉज बनाए हैं और आप भी कुछ बुद्धि लगाइए। इसी के साथ ही ट्यूटोरियल खत्म होता है, और ये जो है क्वेश्चन आंसर्स इनके मिल जाएंगे आपको साइट पर, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आप नज़र रखिए, वहाँ पे इसका लिंक हम दे देते हैं। और आप अपनी लाइफ की जर्नी को महान बनाइए, इतिहास के पन्नों में नजर आइए, बट इन अ पॉजिटिव वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।